हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, नाम कैसे पड़ा, तो आप क्या कहेंगे? तो आज इसके बारे में हम पहले स्टडी करते हैं कि उसकी डिस्कवरी की किसने थी, उसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम इस कोशिकांग को जंतु कोशिकाओं में, इसे किस में खोजा गया था? जंतु कोशिका में खोजा गया था और आर एल्टमान ने 1890 में देखा। इसे सबसे पहले आर एल्टमान ने देखा था जंतु कोशिकाओं में, और इन्होंने इसका नाम भी दिया था, और वो नाम क्या था? बायोप्लास्ट। और इन्होंने आर एल्टमान ने क्या नाम दिया इसे? बायोप्लास्ट। बट फिर बाद में और वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज की, तो उसमें एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो छड़ के आकार की देखी, तो इस छड़ आकार की संरचना देखी, तो उसका नाम इन्होंने चेंज करके बायोप्लास्ट से क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से जानते हैं। यानी कि नामकरण किसने किया इसका सही रूप से? सी बेंडा ने। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, किस कोशिका में की गई थी, तो आप बोलेंगे जंतु कोशिका में की गई थी, आर एल्टमान ने की थी, और इसका नाम उन्होंने बायोप्लास्ट दे दिया था। बट अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे कि सी बेंडा 1897 में आए। उन्होंने क्या किया? इसकी स्ट्रक्चर को, एक छड़ के आकार की स्ट्रक्चर देखी, इसकी संरचना देखी, और इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? यूकैरियोट सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होती है? सिर्फ यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे, वो प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव यानी कि पुरानी कोशिका है, पूरी डेवलप नहीं हुई वो कोशिका, इस वजह से उसमें ये कोशिका नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? अगर पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल, या पूछा जाए कोशिकाओं का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी देता है। वो भी किस फॉर्म में बनाता है? संग्रहित करता है या स्टोर करता है? एटीपी फॉर्म में। ये किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को संग्रहित करके या स्टोर करके रखता है। अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यानी इसके अंदर कितनी झिल्लियां पाई जाती है? 2। या ये देखिए, ये जैसे है तो इसकी एक की बाहरी झिल्ली हो गई और ये आंतरिक झिल्ली होगी। इसके अंदर कितनी झिल्लियां हुई? 2 झिल्लियां हुई। और इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से लेकर के 5000 तक हो सकती है। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? एक सेल में अगर इसकी संख्या की बात करते हैं तो एक सेल में कितनी हो सकती है? 50 से लेकर के 5000 तक हो सकते हैं। जितनी इनकी संख्या होगी, यानी कि उस कोशिका में उतनी ही एनर्जी है, यानी कि वो उतनी ही एनर्जी स्टोर करके बैठी है हमारी सेल। अगर अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटी कणिकाओं, महीन तंतुओं और छोटी शलाकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्लियां होती हैं। एक तो कौन सी होगी? बाह्य झिल्ली हो गई, और एक भीतरी झिल्ली हो गई। अगर हम बाहर की झिल्ली की बात करते हैं, इसकी बाहर की झिल्ली की, ये वाली जो दिख रही है ये कौन सी है? बाहर की झिल्ली है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का हमने क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ इस मेम्ब्रेन के जो बाहर की तरफ ये जो सारा पाया जा रहा है, ये क्या है? लाइपोप्रोटीन। ये कौन सा है? लाइपोप्रोटीन। यानी कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? लाइपोप्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का क्या नाम है? लाइपोप्रोटीन। और इसके अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर फिर क्या आती है? हमारी इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन में ये आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे क्रिस्टी। इसे हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टी देंगे। और इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला द्रव जो दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या नाम दे दिया? मैट्रिक्स नाम दे दिया। और क्या इसमें प्रेजेंट होंगे? इसके द्रव में ग्रेन्यूल्स होंगे, राइबोसोम होगा, डीएनए होंगे, आरएनए होंगे,
एटीपी सिंथेस यानी उसका एटीपी को बनाने वाला या उसका संश्लेषण करने वाला, सिंथेसिस करने वाले पार्टिकल्स होंगे यानी कि कण होंगे। और जो हमारा ये क्रिस्टी थे, ये क्या थे, फोल्ड्स पाए जा रहे थे, ये क्या थे, क्रिस्टी थे। क्रिस्टी के ऊपर क्या थी, F1 पार्टिकल्स। ये क्या लगे होते हैं मैट्रिक्स में, क्रिस्टी के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर क्या लगे होते हैं, क्रिस्टी पर मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि ये क्या लगे हुए हैं, F1 पार्टिकल। कौन से पार्टिकल है, F1 पार्टिकल्स होते हैं। कुछ इस तरह बैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कह देते हैं हम, F1 पार्टिकल कह देते हैं। तो अब देखते हैं पूरा इसके अंदर क्या क्या कहा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो बाहर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। जो इसके बाहर का जो प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली के, वो किसकी, कौन सा प्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, जो क्या करता है उसको कवर करके रखता है आउटर मेम्ब्रेन को। और भी इसमें बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं भीतरी झिल्ली की, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अंदर की और जो हमने ये देखे थे ये क्या थे, फोल्ड्स थे, यानी कि इसे क्या कह देते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज में देखा जाए तो ये क्या है, हमारे अंगुली नुमा प्रवर्ध। कौन से प्रवर्ध है, अंगुली नुमा प्रवर्ध, यानी कि ऐसी जो इसे फोल्ड्स कह देते हैं या अंगुली नुमा प्रवर्ध, इसे हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टी। इसे हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टी। और इसके अंदर जो ये द्रव भरा रहेगा, यहाँ जो इसका द्रव भरा रहेगा, उस द्रव का हमने क्या नाम रख दिया, उस द्रव को हमने कह दिया मैट्रिक्स। उसे हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स कह दिया था। और इस मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होगा, अब आगे मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन होंगे, DNA, RNA, ये सब प्रेजेंट होगा। अब देखें तो क्या है, ये हमारी, ये क्या हो गई हमारी बाह्य संरचना। बाह्य संरचना के अंदर जो ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे थे, ये फोल्ड्स वाली जो थी, ये कौन सी थी, आंतरिक झिल्ली। ये हमारी क्या थी, आंतरिक झिल्ली थी। इसके अंदर ये वाले जो पार्टिकल थे वो क्या कहलाएंगे, F1 पार्टिकल हो गए क्रिस्टी के अंदर, और क्रिस्टी पर और मैट्रिक्स के अंदर कौन से हो गए, F1 पार्टिकल हो गए। अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है, इस स्पेस को क्या कहेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देंगे इसे। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसको क्या आकर आपसे पूछा जाए कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली यानी कि भीतरी झिल्ली के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, अवकाश होता है, तो उसे क्या कह देते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देते हैं। देखिए ये लिखा हो, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होता है उसे क्या कहा था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा था। भीतरी झिल्ली द्वारा परिवर्धित स्थान माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी कक्ष कहलाता है, जिसमें समांगी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स भरा होता है। यानी कि जो हमने क्रिस्टी देखे थे, अंदर वाली झिल्ली में फोल्ड्स देखे थे, क्रिस्टी के अंदर जो द्रव भरा हुआ था उसे हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स कहा था। उसे हमने क्या कह दिया था, मैट्रिक्स कह दिया था। देन क्या कह रखा है, F1 पार्टिकल के बारे में हमने बात की थी कि क्रिस्टी के ऊपर जो मैट्रिक्स के अंदर और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, बैट लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, भीतरी झिल्ली तथा क्रिस्टी पर लगे हुए कण समान संरचना होती है। और इनका एक और नाम क्या होता है, ऑक्सीसोम। क्या नाम होता है, ऑक्सीसोम। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या 10⁴ से 10⁵ तक होती है। जो ऑक्सीसोम्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में बटा हुआ होता है। इन कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन के कारण सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है, जिससे क्या बनता है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। और जो इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन दोनों साइकिल्स, ये दोनों क्या है, साइकिल्स है, यानी कि चक्कर हैं, रासायनिक चक्कर या हम कह देते हैं। उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होंगे। अगर अब हम बात करते हैं रासायनिक संगठन की, तो रासायनिक संगठन कैसा होता है, हमने देखा था इसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो रहा है। बाहर झिल्ली पर कौन सा था, लाइपोप्रोटीन। तो प्रोटीन 70% प्रेजेंट है इसमें। लिपिड्स प्रेजेंट है, वो है 25 to 30%। माइटोकॉन्ड्रियल DNA तथा माइटोकॉन्ड्रियल RNA भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। DNA और RNA भी प्रेजेंट होते हैं। अगर अब DNA और RNA इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो खुद के, तो इसकी सहायता से ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसको जितनी प्रोटीन और एंजाइम्स की ज़रूरत है वो खुद ही बना लेगा। उसे किसी कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से ही प्रोटीन और एंजाइम्स का
संश्लेषण करेगा यानी कि बनाएगा। और इसीलिए इसे हमने क्या कहा था, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा था। इसे क्या कहा है, इसीलिए हमने अर्ध स्वायत्त अंग। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद से डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन और एंजाइम का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी संश्लेषण कर लेते हैं, खुद के लिए बना लेते हैं और ये कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इसे हमने अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा है। एक कोशिका की सभी माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर, एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, एक कोशिका में 50 से लेकर के कितनी पड़ी थी, एक कोशिका में 50 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो इन सभी माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में प्रेजेंट होगी, उन सबको मिलाकर क्या कह देते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कह देते हैं। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोसोम कहेंगे। और मांसपेशियों में अगर बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस नहीं होता, उसके अंदर कौन सा होता है, सार्कोसोम होता है। कौन सा होता है, सार्कोसोम। यानी कि हमारी मांसपेशियों को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन काम करता है, सार्कोसोम काम करता है। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिकीय श्वसन या भोजन के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन या फिर भोजन के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करता है, जो हम खाना खाते हैं उससे, और फिर क्या करता है, उसे किस फॉर्म में चेंज करता है, एनर्जी में करता है, और उसके बाद फिर वो किस में फॉर्म में चेंज होती है, एटीपी में। फिर एटीपी में जाकर स्टोर हो जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमारे कोशिकीय श्वसन तथा भोजन का क्या कर लेती है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करती है, और उसको किस फॉर्म में चेंज करती है, एनर्जी में यानी कि ऊर्जा में, जो फिर क्या करता है, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करें, मुख्यतः कौन सा है, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं पर मुख्यतः कौन सा पाया जाता है, मेनली कौन सा होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो लाइटिक तथा सिंथेसिस क्रिया का नियमन करता है, यानी कि भोजन का पाचन करने में, उसको तोड़ने में और उसके संश्लेषण करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं अंडाणु। अंडाणुओं में इसका क्या काम होता है, योग का फॉर्मेशन करने में। और क्या करता है ये, कोशिका यानी कि जो सेल का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने में, यानी कि उसको सही बनाने में, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको बना के रखने में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS, यानी इन तीनों साइकिल्स में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होंगे। अगर आप क्विक रिवीजन की बात करें तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के 3D स्ट्रक्चर को एनालिसिस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अच्छे से देखेंगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर दी हुई है, बिल्कुल अंदर तक आपको सब कुछ समझ इजीली आ जाएगा। तो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन थी और एक कौन सी थी, इनर मेम्ब्रेन थी। जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसके जो चारों तरफ क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था, वो कौन सा था, लाइपोप्रोटीन था। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया था। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, एटीपी का फॉर्मेशन करके एनर्जी देता है। और इसकी कैसी संरचना कैसी दिखाई देती है, ओवल शेप दिखाई देती है, एनवल्ब यानी कि देखिए ओवल शेप थी, और एक कैसी थी, बंद संरचना थी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ये देखिए ये क्या, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन था तो ये आउटर हो गई। और आउटर के अंदर जो ये वलन दिखाई दे रहे थे ये क्या हो गए थे, इसके क्रिस्टी भाग हो गया। तो कौन सा हो गया था, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के अंदर कौन से पार्टिकल्स लगे हुए थे, F1 पार्टिकल्स लगे हुए थे, जिसका नाम, एक और नाम क्या था, ऑक्सीसोम था। और इसके अंदर क्या, जब हमारे खाने का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, इससे फिर बाद में एनर्जीज के साथ जब इसकी रिएक्शंस होंगे एंजाइम्स के साथ तो क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, प्लस में एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एटीपी का फॉर्मेशन मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी में फॉर्मेशन होगा। और अब जो आपको ये ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स किससे फील्ड होता है, बहुत सारे एंजाइम, को एंजाइम एंड वाटर और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी DNA और RNA, राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स, इन सब से फील्ड होता है। और क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो जिससे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। देन क्या है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होता है, खुद के DNA और RNA होते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है, प्रोटीन और एंजाइम
खुद के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम्स हैं उनका निर्माण कर सकता है। प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण खुद से करेगा तो इसे हमने क्या कहा था, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा था। इसे हमने क्या बोला था, अर्ध स्वायत्त अंग भी बोला था। देन बात आती है इसकी कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक हमने क्या नाम दिया था, और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। उम्मीद है अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।